नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप उसे देखना शुरू कर चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। कुल मिलाकर महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने हरियाणा की हार से बड़ी तेजी से सबक सीखा है और उस सबक को न केवल सीखा है बल्कि सबक पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। आज शाम को हरियाणा आज शाम को महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर एक बैठक है। उससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के महाराष्ट्र के 3-4-5 बड़े नेताओं की एक अलग से बैठक बुला ली और उसमें दिशा निर्देश जारी कर दिए कि महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस की नज़र में किस तरह से लड़ा जाएगा। 2-3 चीज़ें इसमें साफ हो गई हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी बिल्कुल भी उलझने के मूड में नहीं है। 2, राहुल गांधी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बीजेपी को अकेले 1 टू 1 लेकर, हेड ऑन लेकर हराया नहीं जा सकता। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के ज़रिए बीजेपी को मात दी जा सकती है या उसमें जीत की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किसी भी कीमत पर राहुल गांधी नाराज़ होने का कोई मौका नहीं देना चाहते। तीसरा, राहुल गांधी इससे पहले ही उद्धव ठाकरे को स्पष्ट कर चुके थे जब उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ सोनिया गांधी से मिले थे, जिस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, कि कांग्रेस को कोई ऐतराज़ नहीं है कि उद्धव ठाकरे चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी ने कहा उनकी तरफ से कोई रेस में भी नहीं है कांग्रेस की तरफ से, और शरद पवार के यहाँ से भी संकेत है कि कोई रेस में नहीं है और उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शरद पवार चाहते हैं एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि इससे चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है। गठबंधन के दूसरे साथियों के समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में उत्साह की थोड़ी कमी आ सकती है। तीनों गठबंधन मजबूती से लड़ें, गठबंधन के साथी मजबूती से लड़ें, पूरा दमखम लगाकर लड़ें और जिसके जितने विधायक होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी मुख्यमंत्री बनने की उस दल की बारी जैसी कोई कहानी सामने आ सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। और इस रंग में भंग राहुल गांधी बिल्कुल नहीं डालना चाहते, ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। राहुल गांधी खुशकिस्मत हैं कि हरियाणा की तरह कम से कम महाराष्ट्र में उनके पास कोई हुड्डा नहीं है, कोई इसी तरह के बाप-बेटे की जोड़ी नहीं है। लेकिन लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में छोटी पार्टी, निर्दलीय, बागी और छोटी पार्टियां के आपस में गठबंधन कराकर बीजेपी ने बूथ लेवल पर चुनाव जीत लिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधायक विधानसभा क्षेत्र वार विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीत लिया। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी यही खेल करना चाहती है, लेकिन वंचित बहुजन पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की, राजू जो शेट्टी हैं उनकी पार्टी है, श्वेतकारी कृषण संगठन है, फिर ओबीसी की पार्टी है, फिर समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 100% कुछ सीटों पर अपना दावा ठोकेगी, कुछ अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं जो कि चुनाव मैदान में नज़र आएँ। तो सबके साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना होगा, सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा और पार्टी को, गठबंधन के तीनों साथियों को, दोनों तरफ से ये लागू होता है, ज़्यादा सीटें इनके लिए छोड़नी होगी। तो सीटों का क्या फ़ॉर्मूला निकल सकता है फिर? कुछ दिन पहले तक खबर ये थी हरियाणा का विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कि महाविकास अघाड़ी में क्लियर है, उद्धव ठाकरे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 288 की कुल विधानसभा है, 84 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी और 4 सीटें साथियों को दी जाएगी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि 4 अन्य साथियों को, छोटी पार्टियों की जगह ये आंकड़ा 14 भी हो सकता है। हो सकता है ये आंकड़ा 20 तक पहुंच जाए। तो शफलिंग होगी तो कुछ सीटें कांग्रेस को भी छोड़नी पड़ेंगी, कुछ सीटें उद्धव ठाकरे को भी छोड़नी पड़ेंगी। अगर राहुल गांधी की पार्टी हरियाणा में जीत चुकी होती तो वो आगे बढ़कर दमखम ठोक सकते थे कि हम 110, 115, 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन अब ये स्थिति दिखाई नहीं देती। बार्गेनिंग की स्टेज पर कम से कम महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस दिखाई नहीं देती और राहुल गांधी भी 4, 5, 10 सीटों के चक्कर में महागठबंधन को खतरे में डालने का खतरा मोल नहीं ले सकते। कुल मिलाकर शरद पवार का आइडिया सही है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये इसकी आप परवाह मत करो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, परवाह इसकी करो कि कौन कहाँ-कहाँ लड़ेगा, कौन सी पार्टी कौन-कौन सी सीटों पर लड़ेगी और इसमें पार्टियां ईमानदारी के साथ तय करें। जहां वो मजबूत है, जैसे विदर्भ का क्षेत्र है, वहां कांग्रेस मजबूत है तो ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़े और बाकी जो साथी दल हैं उसका सहारा बने, उनको समर्थन दें। इसी तरह मुंबई में 36 सीटें हैं, वहाँ ज़्यादातर जगह उद्धव ठाकरे की पार्टी मौजूद है, तो वहाँ उनकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ें और कांग्रेस साथ दे, जैसा कि वोट ट्रांसफ़र में भी कोई दिक्कत नहीं आए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ सबसे पॉजिटिव बात ये है कि लोकसभा चुनाव में वोट ट्रांसफ़र बड़ी सहजता से हो गया था। बहुत सारे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ भी उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को कांग्रेस के नेताओं के कहने पर मुसलमानों ने बड़ी संख्या में वोट दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर मान लीजिए ओवैसी की पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी आपस में समझौता कर लेती है तो 30-35 सीटें मुस्लिम बहुल कहलाती हैं, 25-30 सीटें इसके अलावा है जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक भी कभी-कभी साबित होता है। तो 10 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर ने 10 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रकाश अंबेडकर ने अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये कहकर उन्होंने कुछ संकेत दिया है कि वो एआईएमएम के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। तो क्या कांग्रेस का गठबंधन उद्धव ठाकरे जिसमें शामिल हैं, वो ओवैसी के साथ मिलकर एक गठबंधन बना सकते हैं? कुछ सीटें फ्रेंडली फाइट के रूप में ओवैसी को दी जा सकती हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुद्दे की बातें सामने आएँगी, लाड़की बहन का क्या तोड़ निकलेगा, दूसरी योजनाओं का क्या तोड़ निकलेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। आज के वीडियो में तो हम बात कर रहे हैं कि कौन का गठबंधन क्या की कौन-सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उससे ज़्यादा कौन-कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। महायुति की बात की जाए तो बीजेपी 130-140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि शिंदे को 80-90 सीटें दी जाए लड़ने के लिए और बाकी बची हुई 50-60 सीटें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को दी जाए। अजीत पवार 100 सीटें माँग रहे हैं, कह रहे हैं 80 तो 100% हमें देनी ही चाहिए। एकनाथ शिंदे भी 100 सीटें माँग रहे हैं। अगर 100 और 100 200 सीटें यहाँ चली गई तो बीजेपी सिर्फ 88 सीटों पर चुनाव थोड़ी ना लड़ेगी। बीजेपी किसी भी कीमत पर 120-125 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती और बीजेपी को लग रहा है कि जितनी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उतना उसकी जीतने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी। तो देखना अगले कुछ दिनों में दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा तेज़ी से सबक लिया है हरियाणा में जो उसकी स्थिति हुई और इसका श्रेय बहुत कुछ राहुल गांधी को कम से कम अभी की जो बैठकें हो रही हैं, उसको देकर दिया जा सकता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।